अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मैं बाल ठाकरे को बता रहा था कि सर, जब हम समुद्री ट्रेनिंग पर जाते हैं तो दूर से हमें अपने दुश्मन मुल्क श्रीलंका की नेवी के वारशिप साफ नजर आ रहे होते हैं। बाल ठाकरे एक तो लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं इस मामले पर गौर करूंगा। तुम जितनी जल्दी हो सके तामिल गोरिल्लों का कोर्स खत्म करके इन्हें लेकर बंबई पहुंचने की कोशिश करो। मैंने कहा, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। बाल ठाकरे ने फोन बंद कर दिया। मैं थोड़ी बहुत पेशबंदी कर दी थी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब जो होना है होता रहे, मुझे तो हर हालत में अगली समुद्री ट्रेनिंग के फौरन बाद इन लोगों को उड़ा देना है। ये मैं फैसला कर चुका था। एक हफ्ता ग्राउंड ट्रेनिंग में गुजर गया। इस दिन का आगाज हुआ जिस रोज सुबह निकलने पर 10 के 10 तामिल गोरिल्लों ने अपने इंस्ट्रक्टर फल्गू के साथ समुद्री मशक के लिए जाना था। इन मशकों में मैं इनके साथ जरूर जाता। चुनाचा इस दिन भी तैयार होकर शायद चल पड़ा। हम दो पुरानी जीपों में सवार थे। स्टीमर चट्टानों की ओट में समंदर में खड़ा था। हम स्टीमर पर आ गए। फल्गू इंस्ट्रक्टर ने गोरिल्लों को एक कतार में खड़ा करके रस्मी तौर पर इनकी गिनती की, फिर सीटी बजाई। सीटी की आवाज पर इंजन मैन ने स्टीमर का इंजन चला दिया। स्टीमर साहिल को छोड़कर खुले समंदर की तरफ बढ़ने लगा। साहिल से कुछ दूर जाकर स्टीमर का लंगर गिरा दिया गया। स्टीमर रुक गया। अब मामूल के मुताबिक एक्सरसाइज शुरू हो गई। मैंने आज बांस की कुर्सी पीछे करके इस जगह डाल दी थी जहां सीढ़ियां नीचे इंजन रूम को जाती थी। चूंकि इस वक्त इंजन बंद कर दिया जाता था, इसलिए मैंने नोट किया था कि इंजन मैन और इसका साथी असिस्टेंट फायरमैन इंजन रूम से निकलकर मशकें देखने ऊपर डेक पर आ जाते थे। इस रोज भी वो अपनी आदत के मुताबिक ऊपर डेक पर एक तरफ बैठे तामिल गोरिल्लों को समंदर में छलांगे लगाकर गोता लगाते देख रहे थे। मेरे लिए यह मौका बड़ा गनीमत था। मैं आहिस्ता से कुर्सी छोड़कर उठा और बड़े सुकून के साथ नीचे उतर गया। दूसरी मंजिल का डेक बिल्कुल खाली पड़ा था। मैं नीचे इंजन रूम में आ गया। मेरे पास हर चीज तैयार थी। जहां जहां मुझे धमाका खेज टेप चिपकानी थी, इन जगहों का मैं पहले ही इंतखाब कर चुका था। ये 6 मकामात थे। 2 टेपें मैंने खास तौर पर इंजन के बॉयलर के साथ नीचे करके चिपका दी। बाकी टेपें जहां जहां लगानी थी लगा दी। मुझे मालूम था कि समुद्री मशकें तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा करती हैं और इस दौरान तामिल गोरिल्ले नाश्ता भी स्टीमर पर ही करते हैं। इस काम से फारिग होकर मैं तेजी से चलते इंजन रूम से निकलकर ऊपर डेक पर आ गया। मेरे हिसाब से स्टीमर में ठीक 1.25 घंटे के बाद जबरदस्त धमाका होने वाला था। इस वक्त तामिल गोरिल्ले दूसरी मशक कर रहे थे और अपने अपने एक साथी को डुबोने से बचाने का मुदायरा कर रहे थे। मैं डेक के जंगले के साथ खड़ा ये नजारा देख रहा था। मेरा जहन इस वक्त सिर्फ एक ही मसले पर गौर कर रहा था और वो ये मसला था कि मैं स्टीमर से कैसे निकलूं, क्योंकि मुझे स्टीमर के साथ धमाके से नहीं उड़ना था। मगर स्टीमर साहिल से दूर था। स्टीमर की एक जानिब 2 छोटी छोटी कश्तियां लटकी हुई थी। ये हंगामी हालात में इस्तेमाल की जाने वाली कश्तियां थी। दूसरी मशक खत्म हुई तो मैंने इंस्ट्रक्टर फल्गू से अंग्रेजी में कहा, प्यारे भाई फल्गू, आज मेरा समंदर में कश्ती चलाने को बहुत जी चाहता है। बम्बई में तो मैंने एक कश्ती ठेके पर ले रखी थी। हर रोज शाम को इसमें बैठकर रोनिंग करता था। फल्गू ने फौरन कहा, जरूर कश्ती रानी करो। स्टीमर पर इस वक्त 2 कश्तियां मौजूद हैं। इनमें से एक उतरवा देता हूँ, मगर ये छोटी है। मैंने कहा, छोटी कश्ती मुझे ज्यादा पसंद है, शुक्रिया। इसने इस वक्त एक तामिल गोरिल्ले को ऑर्डर दिया कि धर्मचंद जी के लिए एक कश्ती समंदर में उतार दो। तामिल गोरिल्ले ने ऊंची आवाज में यस सर कहा और मुझे लेकर डेक की साइड पर जहां 2 कश्तियां रस्सियों से बंधी लटक रही थी इस तरफ आ गया। मैं कश्ती में बैठा और चप्पू हाथों में ले लिया। गोरिल्ले ने रस्सी खोली और इसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता गया। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती आती समंदर की सतह के साथ लग गई और ऊपर नीचे होने लगी। गोरिल्ले ने ऊपर से रस्सी खींच ली। मैंने ऊपर इंस्ट्रक्टर फल्गू की तरफ देखकर हाथ हिलाया। बाय बाय दोस्त। मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर मुझे अलविदा कहने लगा। मैंने दिल में कहा, हमेशा के लिए अलविदा। मेरे वतन में जाकर दहशतगर्दी करने वालों का मैं इसी तरह खात्मा करता रहूंगा। मैं चप्पू चलाते हुए कश्ती को स्टीमर से दूर ले गया, फिर इसका रुख साहिल की तरफ फेर दिया। मैंने निगाहें उठाकर स्टीमर की तरफ देखा। स्टीमर मुझसे काफी दूर हो चुका था और तामिल गोरिल्ले अब दूसरी मशक के लिए समंदर में छलांगे लगा रहे थे। मैं कश्ती को दायरे की शक्ल में चक्कर में रखे हुए था। दूसरी मशक खत्म हुई तो सब गोरिल्ले डेक पर आकर इंस्ट्रक्टर के साथ डेक पर से चले गए। मैं समझ गया वो लोग दूसरे डेक के कैबिन पर नाश्ता करने चले गए थे। ये लोग काफी देर तक नाश्ता करते थे। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देख लेता था। मुझे इंजन रूम में धमाका खेज टेप लगाए आधा घंटा हो गया था। अभी तक स्टीमर का डेक खाली था। सारे गोरिल्ले अपने इंस्ट्रक्टर के साथ कैबिन में ही बैठे थे। मैं कश्ती को समंदर में जरा आगे ले गया। एक छोटा सा चक्कर लगाकर कश्ती को साहिल की तरफ ले जाने लगा। इस वक्त स्टीमर में धमाका होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। मेरी कश्ती स्टीमर से महफूज फासले पर थी। मैं समंदर में ही रहकर स्टीमर की तबाही का मुशाहिदा करना चाहता था। जब धमाका होने में सिर्फ 4 मिनट रह गए तो दूर से मुझे स्टीमर के डेक पर तामिल गोरिल्ले चलते फिरते दिखाई दिए। इनकी तीसरी मशक शुरू होने वाली थी। खतरा इसी बात का था कि धमाके से पहले तामिल गोरिल्ले तीसरी मशक के लिए समंदर में न कूद जाएं। मैंने चप्पू चलाने बंद कर दिए थे और बेचैनी से स्टीमर के डेक को तक रहा था। दूर से मुझे गोरिल्ले डेक पर चलते फिरते नजर आ रहे थे। अभी वो मशक शुरू करने से पहले कतार में फारिग नहीं हुए थे। इंस्ट्रक्टर फल्गू ने शायद इन्हें किसी काम में लगा दिया था। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। धमाके का वक्त हो गया था। मैं धड़कते दिल के साथ स्टीमर को देख रहा था। या अल्लाह, पाकिस्तान के इन दुश्मनों को यहीं खत्म कर दे। या अल्लाह, पाकिस्तान को इन दुश्मनों से महफूज रखना।
या अल्लाह पाकिस्तान के लिए हमारे आबाओ-अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखना, ये दुआ मेरे लबों पर थी कि एक बिजली चमकी। समंदर इस तरह चमक गया कि एकदम रोशन हो गया। इसके साथ ही धमाका हुआ और जहां स्टीमर खड़ा था वहां शोले बुलंद होने लगे, जैसे समंदर के अंदर कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। स्टीमर के टुकड़ों को मैंने फिजा में उड़ते हुए देखा था। मुझे सुकून का सांस आया। मुझे यकीन था कि इतने जबरदस्त धमाके और आग के शोलों में स्टीमर में एक भी गोरीला जिंदा नहीं बचा होगा। मेरे देखते देखते स्टीमर टुकड़े टुकड़े होकर गर्क हो गया। मैं तेजी से कश्ती को लेकर इस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जहां स्टीमर खड़ा था और जहां अब कुछ भी नहीं था। कश्ती करीब गई तो मैंने समुद्र के पानी को उबलते हुए देखा। वहां गर्म पानी के भंवर पड़ रहे थे और भाप के बादल उड़ रहे थे। समंदर की लहरों पर स्टीमर के टूटे फूटे टुकड़े इधर उधर तैर रहे थे। मैंने कश्ती को मजीद पीछे कर लिया। मैं इस तलाश में था कि कहीं कोई गोरीला तो जिंदा नहीं बच गया, मगर मुझे कोई इंसान समुद्री लहरों पर तैरता दिखाई ना दिया। इसके बावजूद मैं कश्ती में वहीं इधर उधर चक्कर लगाता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि सारे तामिल गोरीले अपने इंस्ट्रक्टर समेत समंदर में गर्क हो गए हैं तो मैं तेजी से कश्ती चलाता हुआ समंदर पर आ गया। साहिल पर आने के बाद मैंने पहला काम यह किया कि कश्ती के पेंदे में एक नुकीले पत्थर की जरबों से सुराख कर दिया। कश्ती में पानी भरने लगा और फिर वो डूब गई। मैंने समंदर में एक डुबकी लगाई ताकि मेरे कपड़े गीले हो जाएं और तामिल गोरीलों की बैरक की तरफ दौड़ पड़ा। बैरक खाली पड़ी थी। किचन के बाहर मद्रासी नौकर घबराया हुआ समंदर की तरफ देख रहा था। मुझे देखकर बोला, ये बम की आवाज़ कहाँ से आई थी सर? मैंने भरपूर अदाकारी करते हुए कहा, स्टीमर को मार्टर तोप का गोला लगा और वो तबाह हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। तुम यहीं रहना, मैं स्टेशन से फ़ोन करके आता हूँ। तेज तेज चलता मंडापम कैंप के रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैंने सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करके बताया कि हमारे स्टीमर को मार्टर गोले ने तबाह कर दिया है। गोला श्रीलंका के साहिल की जानिब से आया था। पुलिस ऑफिसर ने कहा, हम अभी पहुंच रहे हैं। इसके बाद मैंने मुंबई पाल ठाकरे का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से नौकर ने पूछा, कौन है? मैंने कहा, मैं धर्मचंद बोल रहा हूँ, महाराज से बात कराओ जल्दी। कोई 4-5 सेकंड के बाद बाल ठाकरे की आवाज़ आई, धर्मचंद क्या बात है? मैंने कहा, पेशवा जी, जिस बात का डर था वही हो गया। हम समुद्री मशकों पर थे कि श्रीलंका की साहिली बंदरगाह ताली मनार की तरफ से मार्टर का गोला आकर स्टीमर को लगा और स्टीमर को आग लग गई। स्टीमर फट गया। इस वक्त अपने गोरीले साथी स्टीमर की कैंटीन में नाश्ता कर रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा सका हूँ। अभी तक कुछ पता नहीं कि कौन कौन जिंदा बचा है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। दूसरी तरफ से खामोशी तारी थी। मैं अपनी बात खत्म कर चुका था मगर बाल ठाकरे कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैंने कहा, सर आप सुन रहे हैं? हाँ धर्मचंद, बाल ठाकरे की आवाज़ आई। मैं सुन भी रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ कि सब कुछ कैसे हो गया। मैंने कहा, सर मैंने आपको पहले भी कहा था, अपने गुरीले इंस्ट्रक्टर फल्गू भाई से भी कहा था कि श्रीलंका की नेवल इंटेलिजेंस के आदमियों को मैंने इधर मशकूक अंदाज में फिरते देखा है, मगर सर फल्गू भैया ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। महाराज, श्रीलंका की बंदरगाह ताली मनार वहां से हमें साफ नजर आती थी जहां हमारा स्टीमर समंदर में खड़ा था। सर ये मार्टर का फायर था। स्टीमर पर एक नहीं 2 गोले फायर किए गए थे। मैंने बात खत्म की तो बाल ठाकरे पर फिर खामोशी तारी हो गई। जब मैंने कहा कि मैं पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस आ रही है, मुझे क्या बयान देना चाहिए, तो बाल ठाकरे ने झुंझलाकर कहा, मैं क्या बताऊं कि क्या बयान देना है, जो जी में आए कह देना। मुझे फौरन रिपोर्ट करो कि गोरीलों में कौन कौन जिंदा बचा है, बस। बाल ठाकरे ने फोन बंद कर दिया। मैं दिल में परेशान जरूर था, इसलिए कि मुझे एहसास हो गया था कि इस मामले में बाल ठाकरे को कायल नहीं कर सकूंगा और मुमकिन है कि इसे मुझ पर शक पड़ गया हो। मैं स्टेशन से वापस गोरीलों की बैरक में आ गया। इतनी देर में पुलिस आ चुकी थी। मैंने जो बयान बाल ठाकरे को दिया वही पुलिस को दिया। पुलिस को मालूम था कि यहाँ तामिल गोरीलों को हमसाया मुल्क पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे साथ लिया और हम समंदर के किनारे आ गए। इस दौरान वहाँ कोस्ट गार्ड की 2 कश्तियाँ और 6-7 कोस्ट गार्ड के आदमी पहुंच चुके थे। इन्होंने हमें भी साथ लिया और मेरी रहनुमाई में समंदर की जानिब चल पड़े जहाँ हमारा स्टीमर गर्क हुआ था। पुलिस और कोस्ट गार्ड के आदमी कश्तियों में बैठकर देर तक लाशें तलाश करते रहे। मैं भी इनके साथ था मगर किसी गोरीले की लाश ना मिल सकी। जहाँ स्टीमर धमाके से फटकर गर्क हुआ था वहां समंदर की मौजों के सिवा और कुछ नहीं था। स्टीमर के आईने टुकड़े डूब चुके थे। लकड़ी के टुकड़े तैरते हुए न जाने किधर किधर निकल गए थे। कोस्ट गार्ड के ऑफिसर ने अंग्रेजी में कहा, कल तक कोई ना कोई लाश किनारे पर आ जाएगी, अभी यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वापस चलते हैं। वापस मंडापम कैंप पुलिस स्टेशन में आकर मेरा बयान लिखा गया। जब कोस्ट गार्ड वापस चले गए और पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर चुकी तो मैंने मद्रासी पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, मेरे बारे में क्या हुक्म है सर? पुलिस इंस्पेक्टर बोला, अगर कोई लाश मिली तो आपसे इसकी शिनाख्त करवा लेंगे। आप 2-1 दिन यहीं रहें। वैसे आप बाल ठाकरे जी के आदमी हैं, हम आपको रोक भी नहीं सकते। मैंने कहा, क्या मैं यहाँ से ठाकरे जी को फोन कर सकता हूँ? पुलिस इंस्पेक्टर ने फोन मेरे आगे कर दिया। मैंने मुंबई का नंबर मिलाकर डायल किया तो बाल ठाकरे फोन पर मौजूद था। मैंने इसे बताया कि अभी तक समंदर से अपने किसी आदमी की लाश नहीं मिली। पुलिस का ख्याल है कल तक कोई न कोई लाश जरूर साहिल पर आ जाएगी। बाल ठाकरे की आवाज़ बड़ी संजीदा थी और बारी थी। कहने लगा, तुम अभी यहीं रहो, कोई भी लाश निकले तो मुझे इसकी इत्तला देना। उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं पुलिस स्टेशन से गोरीला ट्रेनिंग कैंप में वापस आ गया। गोरीलों की बैरक पर मौत की खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी से मुझे सुकून मिल रहा था। मैंने पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाले बादू को काट कर फेंक दिया था। मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं थी। मैं तो पहले ही अपनी जान मौत के पास गिरवी रख कर यहाँ आया था।
मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही थी कि मैंने पाकिस्तान में दहशत फैलाने वाले और तबाही मचाने वाले खतरनाक तरीन भारतीय गुरीलों को मौत की नींद सुला दिया था। दोपहर के बाद वहां पुलिस के 3 सिपाही आ गए, जिन्होंने तामिल गुरीलों के मैगजीन को अपने कंट्रोल में ले लिया। मैगजीन वाली कोठरी के बाहर मद्रासी पुलिस का पहरा लग गया। मैंने कैंटीन पर खाना खाया और अपने झोंपड़े में आकर लेट गया और बाल ठाकरे की आवाज़ और इसके बोलने के अंदाज और इस तबाही की खबर के रद्द-ए-अमल के बारे में तजिया करने की कोशिश करने लगा। किसी वक्त ख्याल आता कि बाल ठाकरे को मेरे बारे में यकीन हो गया है कि मैं डबल एजेंट बन चुका हूँ और पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहा हूँ। किसी वक्त ख्याल आया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो बाल ठाकरे के एक इशारे पर पुलिस मुझे गिरफ्तार कर चुकी होती। वो दिन गुजर गया, रात भी गुजर गई। दूसरे दिन कोस्ट गार्ड के आदमी और पुलिस साहिली समंदर पर पहुंच गए और लाशों की तलाश शुरू हो गई। इन लोगों के साथ मैं भी मोटर बोट में बैठा था। हमने दूर दूर तक समंदर खंगाल डाला, मगर कोई लाश ना मिली या लाश का कोई टुकड़ा तैरता हुआ भी ना मिला। 3 घंटे बेसुध तलाश के बाद हम वापस आ गए। कोस्ट गार्ड वाले शाम को आने का कहकर चले गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे अंग्रेजी में कहा, जब कोई मार्टर का गोला आकर छोटे स्टीमर को लगता है तो फिर वहाँ किसी इंसान के जिंदा सलामत रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर स्टीमर वैसे डूब गया होता तो मुमकिन था कि लाशें नीचे से ऊपर आ जाती, मगर स्टीमर डूबा नहीं था। वो तो मार्टर गोले का शिकार हुआ था। इंसानों के तो टुकड़े हो गए होंगे। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर मुझसे मार्टर फायर के बारे में पूछने लगा कि मार्टर का गोला जब फायर होता है तो एक खास किस्म की सीटी की आवाज़ पैदा होती है। क्या तुमने सीटी की आवाज़ सुनी थी? मैंने कहा, ज़रूर सुनी थी। इस आवाज़ से मेरे कान अच्छी तरह आशना है। तोप के गोले और मार्टर के गोले की आवाज़ का फ़र्क मालूम है। दोपहर के बाद मैं कैंटीन से खाना खाकर अपने झोंपड़े में आया ही था कि एक पुलिस कांस्टेबल मोटरसाइकिल पर सवार आया और बोला, सर मुंबई से आपकी कॉल आई है, जल्दी चलें, बाल ठाकरे जी बात करेंगे। मैं कांस्टेबल के पीछे बैठ गया और मोटरसाइकिल पूरी रफ्तार से मुझे लेकर पुलिस स्टेशन में आ गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने फ़ोन होल्ड किया हुआ था। मुझे देखते ही अंग्रेजी में कहने लगा, ठाकरे जी बात करेंगे। इसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हेलो कहा। दूसरी तरफ से ठाकरे की आवाज़ आई, कोई लाश मिली या नहीं? मैंने कहा, महाराज जी अभी तक एक भी लाश नहीं मिल सकी, मगर मैं यहाँ बैठा हूँ। कोस्ट गार्ड का ख्याल है कि 2-3 दिन में कोई ना कोई लाश जरूर समंदर के किनारे आ जाएगी। बाल ठाकरे ने कोस्ट गार्ड्स को भी मराठी जबान में फाहिश गाली दी और कहा, इन लोगों को कुछ पता नहीं है, ये सब बेकार लोग हैं, तुम यहीं ठहरना, तुम्हें अभी मुंबई आने की जरूरत नहीं है। दोपहर के बाद तुम समंदर पर खुद जाकर देखना, कोई ना कोई लाश समंदर जरूर फेंकेगा। मैं इस ख्याल से मुतमईन हो गया कि बाल ठाकरे को मुझ पर ज्यादा शक नहीं पड़ा था, वरना वो मुझे इसी वक्त मुंबई बुला लेता। मैंने कहा, यस सर, जैसे आपका हुक्म सर। मैं आपके हुक्म की पाबंदी करूंगा। जब तक आपके ऑर्डर नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। बाल ठाकरे ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर रख दिया और सोचने लगा, क्या वाकई बाल ठाकरे को मुझ पर जरा सा भी शोभा नहीं हुआ? इसकी बातों से ही साबित हो रहा था कि मेरी तख्ती साफ है और इसके दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि ज़बरदस्त तबाही में मेरा भी हाथ हो सकता है। मद्रासी पुलिस ऑफिसर मेरी तरफ देखकर खुशामदाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मैं हैरान था कि इस भारत के फिरौन बाल ठाकरे का भारत की आवाम पर शुमाल से लेकर जनूब तक कितना गहरा असर है। वो दिन भी गुजर गया। देखा जाए तो मेरा वहाँ कोई काम नहीं था, लेकिन बाल ठाकरे को मुझ पर इस कदर भरोसा हो गया था कि वो चाहता था कि जब तक तामिल गुरीलों की लाशों का सुराग नहीं मिलता मैं जाए वारदात पर ही रहूं। मजीद एक दिन गुजर गया। लाशों की तलाश जारी थी। समंदर जैसे तमाम लाशों को हजम कर गया था। किसी लाश की उंगली तक नहीं मिल रही थी। 1 हफ्ता और गुजर गया। मैं सोचा कि बाल ठाकरे को फ़ोन करके सूरत हाल से आगाह कर देना चाहिए और पूछना चाहिए कि मुझे अभी यहाँ कब तक ठहरना होगा। इस वक्त शाम हो चुकी थी। सूरज गरूब हो गया था और शाम के साए जनूबी हिंद के जंगलों, खेतों और साहिल समंदर के रेतीले किनारों पर तेजी से फैल रहे थे। मैंने सोचकर फैसला किया कि कल दिन के वक्त बाल ठाकरे को फ़ोन करूंगा। मैंने मनाबम कैंप की नीम फौजी कैंटीन पर जाकर खाना खाया, कॉफ़ी की एक प्याली पी और अपने झोंपड़े नुमा कमरे में आकर सिगरेट सुलगाकर चरपाई पर लेट गया। इस रोज सुबह ही से आसमान पर बादलों का आना जाना शुरू हो गया था। हवा भी चलने लगी थी। मौसमी पेशनगोई के मुताबिक बारिश होने वाली थी। अभी मेरा आधा सिगरेट भी नहीं चला था कि बाहर मुझे मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ करीब आकर मेरे झोंपड़े के पास रुक गई। मुझे ख्याल आया जरूर मुंबई से फ़ोन आया है और पुलिस कांस्टेबल मुझे बुलाने आया है। मैं झोंपड़े से बाहर निकल आया। बाहर खंबे पर बल्ब रोशन था। सामने पुलिस कांस्टेबल मोटरसाइकिल खड़ी करके मेरी तरफ आ रहा था। कहने लगा, सर मुंबई से बाल ठाकरे जी का फ़ोन आया है। मैंने दिल में कहा, चलो ये भी अच्छा है, इसी वक्त बात कर लेता हूँ कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे कोई दूसरा मिशन दिया जाए। मैं मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर पुलिस स्टेशन आ गया। मद्रासी पुलिस अफसर कॉफी का गिलास सामने रखे बैठा था। इसने टेलीफोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए अंग्रेजी में कहा, सर गुरुदेव ठाकरे जी का फ़ोन है। मैंने रिसीवर कान के साथ लगाकर बड़े अदब से कहा, सेनापति जी मैं आपका सेवक धर्मचंद बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से बाल ठाकरे ने बड़े नरम लहजे में कहा, धर्मचंद अच्छा तो तुम मिल गए हो, मुझे डर था कहीं तुम इधर उधर ना निकल गए हो। मैंने कहा, सर मैं आपके हुक्म के बगैर यहाँ से कैसे हिल सकता हूँ। बाल ठाकरे बोला, शाबाश, मुझे तुम्हारी वफादारी पर पूरा भरोसा है। मैंने मजीद खुशामदाना लहजा इख्तियार करते हुए कहा, पेशवा जी हुक्म कीजिए। बाल ठाकरे ने मुझे एक बार फिर शाबाश दी और कहा, मुझे पुलिस के जरिए इत्तला मिल गई है कि अपने तामिल गुरीलों में से किसी की भी लाश नहीं मिल सकी और खुफिया दराए से यह भी मालूम हो गया है कि ये काम श्रीलंका की बहरिया की इंटेलिजेंस का है। अब तुम्हारा यहाँ रुके रहना बेकार है। तुम ऐसा करो, आज रात ही की कोई गाड़ी पकड़कर मुंबई की तरफ रवाना हो जाओ।
मैं तुम्हें एक बड़े अहम मिशन पर भेजना चाहता हूँ। ये मिशन इस कदर अहम है कि इस पर तुम्हारे सिवा किसी पर एतमाद नहीं कर सकता। मैं खुश हो गया कि इस मंडपम कैंप से तो जान छूटी। मैंने कहा, सर, रात के 12 बजे के बाद यहाँ से एक गाड़ी नागपुर मद्रास को जाती है। मैं वो गाड़ी पकड़कर रवाना हो जाऊंगा। बाल ठाकरे ने एक सेकंड खामोश रहने के बाद कहा, नहीं नहीं धर्मचंद, ट्रेन में देर लग जाएगी। मैं तुम्हें जिस नए मिशन पर भेजना चाहता हूँ इसमें वक्त की बड़ी अहमियत है। तुम ऐसा करो, मंडपम कैंप से मदुराई तक का टिकट लेकर मदुराई स्टेशन पर उतर जाओ। मदुराई से मुंबई तक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आती है। तुम मदुराई के इंडियन एयरलाइंस के ऑफिस में पहुंचकर मेरा नाम लेना। जहाज में सीट ना भी हुई तो किसी दूसरे की सीट कैंसिल करके तुम्हें मिल जाएगी। एयरलाइंस के मैनेजर को मैं अभी फोन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा थोड़ा सा वक्त भी जाया ना हो। ये मिशन मेरी और तुम्हारी जिंदगी का बड़ा यादगार मिशन होगा। बहुत मुमकिन है कि इस मिशन की कामयाबी के बाद तुम्हें भारतीय सरकार की तरफ से पद्मश्री का एजाज भी मिल जाए। मैं खुशी से फूल रहा था। एक तो इस वजह से कि बाल ठाकरे का दिल मेरी तरफ से बिल्कुल साफ था, और दूसरी वजह यह भी थी कि अगर मुझे पद्मश्री का सरकारी एजाज मिल गया तो मेरे लिए भारतीय हुकूमत के पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबों तक पहुंचना और इन्हें तबाह करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने कहा, जो हुक्म महाराज जी, मैं कल आपके चरणों में हूँगा। शाबाश धर्मचंद, तुम भारत माता के सच्चे भगत हो। मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे फोन कर देना। मैंने कहा, ठीक है महाराज। बाल ठाकरे ने फोन बंद कर दिया। मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था, बल्कि दो बोझ उतर गए थे। एक तो मुझे तमिलनाडु के मंडपम कैंप से निजात मिल गई थी। दूसरा, बाल ठाकरे की तरफ से ये खुशखबरी मिली थी कि इसका जहन मेरी तरफ से साफ है और इसे मुझ पर कोई शक भी नहीं हुआ है, बल्कि सरकारी तौर पर भी इसको मालूम हो गया है कि स्टीमर पर श्रीलंका की बहरिया के किसी जहाज ने मार्टर गोला फायर किया था। लेकिन मेरे दिल में कुछ शक भी था कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो बहुत कुछ गलत भी होता है, और इसी की मुझे तलाश थी। बाल ठाकरे जो इतना मीठा बन रहा है, कहीं ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है। मैं इस नए इंकशाफ पर हैरान जरूर हुआ कि भारत की ऐसी कौन सी बेखबर खुफिया एजेंसी है जिसने बाल ठाकरे को ऐसी गलत खबर पहुंचाई है। फिर ख्याल आया कि हो सकता है कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी और भारतीय सेंट्रल इंटेलिजेंस वाले भी बाल ठाकरे को इस किस्म की खबरें देकर श्रीलंका की सरकार के खिलाफ मजीद भड़काना चाहते हों, क्योंकि भारत की हुकूमत श्रीलंका से दुश्मनी की पॉलिसी पर अमल पैरा थी और वो अपनी आवाम को भी श्रीलंका के खिलाफ रखना चाहती थी, और बाल ठाकरे का अपनी आवाम पर जबरदस्त असर था।